हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स के डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 के हम डाउट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसकी कंसिस्टेंसी को आपने चेक करना है, एग्जामिन करना है। तो चलिए, जो इक्वेशन आपके पास दिया गया है, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में आप इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या दी गई है? क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az बराबर आपके पास कितना है? 4। आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप इसे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखिएगा, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिएगा। तो x के कौन कौन से कोफिशिएंट हैं? 1, 2 और a। y के कोफिशिएंट 1, 3 और a, और z के कोफिशिएंट 1, 2 और 2। वेरिएबल मैट्रिक्स यानी कि x मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स हैं आपके x, y और z, x, y और z। और कांस्टेंट मैट्रिक्स आपकी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना है? आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखिएगा, 1, 1, 1 और 2, 3 और 2, ए और 2, ए यहाँ पर आएगा, ए भी आपका क्या है यहाँ। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी में 1, 1 है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सभी में आपको 1, 1 दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिंग अलोंग विथ रो 1, रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करने पर आपको यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइन मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो 1, जब इस 1 को लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास 3, 2 a और 2a, ये डिटर्मिनेंट्स हैं। इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, 2a माइनस में 1, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, 2, 2 और a और 2a प्लस में 1, इसके अलोंग करेंगे तो 2, 3 a, 2, 3 a और a। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास? थोड़ा सा छोटा करते हुए चलेंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो 1 है बाहर से तो इसकी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3, 2 जा 6 a और माइनस में 2a। ठीक है, 3, 2 जा 6a और a 2 जा 2a और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस का 2, 2 जा 4a और माइनस में 2a प्लस में 2a माइनस 3a। ठीक है, चलिए ठीक है,
चलिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 6a माइनस 2a आपका क्या हो जाएगा, 4a माइनस में 2a माइनस 2 4a माइनस 2a आपका माइनस में 2a आ जाएगा और प्लस में, और देखो यहाँ 2a माइनस 3a है तो माइनस का यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 का a है, तो यहाँ क्या आ गया है, a आ गया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपका क्या आ गया है, a आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपका आ गया है a। अब देखिए कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, कंसिस्टेंसी जब आप चेक करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस की, तो यहाँ पर आपको चलिए किसी लीनियर इक्वेशंस की जो रैखिक समीकरण हैं उनकी संगत और असंगत समीकरण को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है। सबसे पहले आपके पास जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 0 हो जाता है तब तो आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि और जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है उस समय आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट आपका इक्वेशन होता है। और अगर आपका ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो उस तब आप क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और बी के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके, यानी कि आपको फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। और अगर वो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तब क्या होगा, अगर ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ हमने क्या कहा, x क्या है, x आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका इधर चला जाएगा और यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो आपका नॉन जीरो है, इधर वेरिएबल मैट्रिक्स है, वेरिएबल होंगे, ये यानी आपका नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। और अगर ये 0 आ जाए तो यहाँ पर आपका क्या, ये भी 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट, ठीक है। और इन केस कहीं पर आपका एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो देखिए इधर तो 0 है और इधर नॉन जीरो आ जाए, तो ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उस समय आपका इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें चेक क्या करना है, हमें पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये सारा खेल है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का। यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका नॉन जीरो आ गया तब तो हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, आगे आपको कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको ये बताना है कि आपका कंसिस्टेंट है। और अगर वो नॉन जीरो ना आए, 0 आए, तब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। तब इसके भी दो केस बनेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। यदि वो 0 आता है तब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और यदि वो नॉन जीरो आ रहा है तो उस समय आपका जो इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा और इस समय आपकी इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, असंगत समीकरण यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया है, तो हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। चलिए इसको हम थोड़ा आगे ले जा लेते हैं ताकि हमें, चलिए अब हमने इतना निकाल लिया है इसमें, क्योंकि इसमें आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अब ए डिटर्मिनेंट्स आपका ए आया है, ए डिटर्मिनेंट्स आपका ए आया है। अब ए भी तो आपका वेरिएबल है, ए के बारे में भी हमें नहीं पता ए क्या है, एक 0 है या नॉन जीरो है। तो अब इसके भी यहाँ पर हम दो केस बनाएंगे, इसके भी हम यहाँ पर दो केस बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका केस 1 क्या बनेगा, केस 1 आपका क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 0। पहले नॉन जीरो ले लेते हैं, जब आपका a इज, तो जो आपका, क्योंकि ए आपका नॉन जीरो आया है तो ए डिटर्मिनेंट्स भी आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और जब ए डिटर्मिनेंट्स आपका नॉन जीरो होगा तो आपका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
देन solution is यूनिक, सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा और ठीक है। दूसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है, केस 2 आपका क्या हो सकता है, केस 1 में हमने a डज नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। अब केस 2 आपका a इज इक्वल टू जब 0 होता है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a भी आपका 0 होना चाहिए। लेकिन इस a इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर इस इक्वेशन, देखो इसमें आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर पुट कीजिएगा क्योंकि a का मान यहाँ पर है। चलिए इस a इक्वेशन में हम a का मान 0 पुट कर देते हैं और जब मैं यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में ax, या इसको नेक्स्ट पेज में करें, ax प्लस ay प्लस 2az 2az इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में a की वैल्यू को मैं पुट करती हूँ। भाई जब a का मान जो है 0 है तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर a की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करती है तो तब हम क्या कहेंगे कि a आपका 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं a का मान, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 0 ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये इक्वल आएगा 4 के। अब यहाँ पर देखिए 0 इंटू ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 आ रहा है और 0 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 4 आ गया है राइट हैंड साइड में, ये आपका 4 आ गया है। क्या ये इक्वेशन ये पॉसिबल है? 0 और 4 क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? तो ये जो है आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये आपका इम्पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और देखो ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा होता a इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता तो उस समय आपका इक्वेशन क्या होता। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन लिख लीजिएगा कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज inconsistent, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ये केस तो आपका सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, तो ये जो है आपका यहाँ पर कंसिस्टेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है आपकी कंसिस्टेंट है। अब यही हमें चेक करनी थी कि इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपका देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ आपके पास 3 इक्वेशंस हैं जिनको हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर मान लिया है। इसको हमने ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखा और यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाला। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपके पास क्या आया, a आया, लेकिन a तो आपका वेरिएबल है, कोई नंबर नहीं है। अब a आपका 0 है या नॉन 0 है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर 2 केस बन जाते हैं। जब a आपका 0 होगा उस समय तो आपका ये जो इक्वेशन है, देखो
ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब ऐसा होगा तो ए डिटर्मिनेंट्स नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है a इज इक्वल टू 0, दोनों केस हो सकते हैं इसमें, लेकिन हमने जैसे ही a इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये तो आपका इम्पॉसिबल है कि 0 इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। अगर ये इज इक्वल टू 0 होता तो ये इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि ये आपका इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आपका इनकंसिस्टेंट होगा अगर 0 a बराबर 0 होता तो इस केस में, लेकिन a बराबर 0 तो है ही नहीं इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमने जब इक्वेशन नंबर 3 में रखा वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, a का मान इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमने थर्ड में ही क्यों रखा, क्योंकि आपके पास a का मान तो थर्ड में ही था, बाकियों में तो a है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर a में थर्ड में इसका मान रखा। चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए इसके बाद इसी पर कंसिस्टेंसी इस इक्वेशन की भी हमें चेक करनी है, तो चलिए इसको हम जल्दी से करते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को आप ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 5 -1 3 और -2 4 5 और 6 वेरिएबल्स आपके हैं x y और z, 5 2 और 1 ये आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो सीधे आप ए डिटर्मिनेंट्स निकालिए। ए डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे आप 5 -1 4 2 3 और 5 5 माइनस ऑफ 2 और 6 डिटर्मिनेंट्स। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। ठीक है, मैं रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो पहला आपका 5 पॉजिटिव का है, 3 5 -2 और 6। फिर देखो माइनस का साइन यहाँ पर है, लेकिन फिर से चले लिख लेते हैं एक बार फिर से, माइनस का 1 भी आएगा। डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाएगा 2 5 और 5 6 प्लस का 4, ये रो और ये कॉलम डिलीट, 2 3 5 -2 2 3 5 और माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 6 18 माइनस माइनस का प्लस और 10, माइनस माइनस का फिर से प्लस 1 है, तो 6 2 12 5 5 25 प्लस में 4 माइनस का -4 और माइनस का 15। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया है 18 28 5 इंटू 28 और यहाँ पर देखिए माइनस का 13 माइनस माइनस 19 और ये माइनस साइन फिर से बाहर आएगा तो माइनस का 19 4 इंटू 19। ठीक है, चलिए तो बस इसे माइंड मल्टीप्लाई करें, 140 माइनस में 13 माइनस का 36 76। ठीक है, अब ये फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे,
तो 140 माइनस में 3, 9, 7 और 1 8, 89। ठीक है, 1 13 माइनस 8 तो 51, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स आपका कितना आ गया है, ए डिटर्मिनेंट्स आपका आ गया है 51, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 51 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो नॉन जीरो है, और कितना है, नॉन जीरो है, 51 है। और जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका नॉन जीरो है तो सिंपल सी बात, इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय इसका हल होगा, और इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट हो। तीन इक्वेशन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आ जाता है इक्वेशन, ये सभी इक्वेशन आपकी क्या है, कंसिस्टेंट है, संगत है। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, इसको आप कीजिएगा। आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इक्वेशंस में आपको देखे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस का 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन आपका ऐसा है, इक्वेशन में सबके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को आप लिखना पड़ेगा ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, तभी तो आप डिटर्मिनेंट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख के दूंगी, बाकी आप कंसिस्टेंसी आप खुद चेक करेंगे। तो मेरे पास यहाँ x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है। दूसरी इक्वेशन में ये सपोज आपकी 1 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपके x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या इसे छोड़ देंगे आप, नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या 3, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 लिख लीजिएगा, और यहाँ क्या है 3। y का कोफिशिएंट ऊपर माइनस का 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, और नीचे आपका y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5 है। z का कोफिशिएंट माइनस 2, यहाँ माइनस 1, यहाँ पर कोई z का कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आप 0। तो अब आप समझ गए, अगर आपके पास इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वहां आप 0 लें। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 0x प्लस 2y, और इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 3x प्लस में 0z, ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क हमारी इक्वेशन में नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें जो है कोफिशिएंट मिल जाएगा हर वेरिएबल का। तो अब वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z है, और कांस्टेंट तो आपके पास है ही 2, 1, माइनस 1 और 3। बस इसको आप चेक कीजिएगा, यदि नॉन जीरो आता है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, और 0 आता है तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और b निकालना है, और अगर वो भी 0 आता है तब कुछ और होगा, और नॉन जीरो आता है तो उसके भी 2 केस आपको बताए हैं। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को आप नोट कीजिएगा और इसको सॉल्व करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।